हमारे साथ अब थोड़ी मार्केट की लॉन्ग टर्म चर्चा के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि बाज़ार में इस समय क्या ट्रिगर्स रहेंगे। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। ताहिर जी, बताइए, इस समय मार्केट में बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया है। इस समय बाज़ार के लिए ट्रिगर्स हैं क्या इन लेवल से और आगे अच्छे मूव्स के लिए? तो अनुज जी, ट्रिगर्स बेसिकली यही है कि अगर कुछ हद तक सेंटिमेंट इन द ग्लोबल मार्केट्स जो काफ़ी हद तक हैज़ बीन फोकस्ड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एआई रिलेटेड ट्रेड्स, वो अगर थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो एक डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है वो शायद फोकस में आ जाए। स्पेशली जो इंडियन मार्केट्स का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो द लास्ट 12 मंथ्स, वो क्लियरली एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा फॉर द मार्केट्स टू टू टेक टू पे अटेंशन। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि वी हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल जो अर्निंग्स की आउटकम हुई है ये लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक दैट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डाउनग्रेड साइकिल जो है वो बाय एंड लार्ज कुछ हद तक मतलब अरेस्ट हो गया है। तो आई थिंक एक ऑटोमेटिकली एक रिवर्जन ट्रेड में क्लियरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विल वी कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर, और मार्केट्स ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस कैन स्टार्ट टू डिलीवर। हम्म। तो उसी ताहिर। में आई थिंक कि जैसे आपका दूसरा सवाल था विच इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी, तो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है। मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ के बारे में हो या चाहे मार्जिन्स के बारे में हो या फिर क्रेडिट क्वालिटी के बारे में हो, आई थिंक बाय एंड लार्ज वो एक हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं। दे आर स्टेडली शोइंग इम्प्रूविंग ट्रेंड्स इन ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स। तो ये भी एक चीज़ है जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और बीएफएसआई में काफ़ी हद तक कुछ समय से हमने नॉन लेंडर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव देखा है मार्केट का। वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ ही साथ अब जो लेंडर्स हैं उनकी बारी डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपके फेवर में है। तो आई थिंक जो बीएफएसआई का अगला मूव रहेगा वो बैंकिंग या लेंडर्स से ड्रिवन रह सकता है। ओके। अच्छा, अब अगला सवाल। इस महीने, अगले महीने एक्चुअली आरबीआई की पॉलिसी है और फेड की भी पॉलिसी है। आपके हिसाब से क्या एक कॉकटेल बन सकता है, दोनों की तरफ से रेट कट आ जाए? और अगर ऐसा हो तो यहाँ से अप्रोच क्या होगी कुछ बड़े सेक्टर्स पर, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर? आई थिंक सो। हालांकि एक हद तक दोनों एटलीस्ट ये राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी जो है, दोनों एट वन लेवल जुड़े हुए नहीं हैं मेरे हिसाब से। लेकिन आई थिंक ये हो सकता है कि यूएस में भी एक रेट कट किया जा सकता है, क्योंकि फेड भी वहाँ पे मार्केट का थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने की कोशिश में था, और शायद हमने कुछ रिएक्शन ऑलरेडी देखा है, स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेटेड टेक रिलेटेड जो मूव था उसमें। तो आई थिंक अगर मार्केट को फेड को वो कंफर्ट प्रॉब्ली आता है तो मुझे लगता है कि वो दे मे टेक द मूव टू डू दैट नेक्स्ट रेट कट। एंड इंडिया में तो वैसे भी मतलब रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर क्वाइट लो नाउ, एंड देयर इज अ केस नाउ फॉर real rates are still quite high, and therefore there is a case now for rate cuts to continue। and especially जो हमने इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी देखी है, और जिस हद तक लगता है इन्फ्लेशन का जो झुकाव रहेगा वो द लास्ट इन द नेक्स्ट कमिंग सम टाइम, आई थिंक इंडिया के रेट कट तो बाय एंड लार्ज एक इट्स ऑलमोस्ट अ रियलिटी, आई वुड लाइक टू थिंक। ओके। ताहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी इस बार की अर्निंग्स में कैपिटल गुड्स की भी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी ताहिर जी। आई लुक एट एल&टी ऑल टाइम हाई। कमिंस की मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी अगर आप देखें हल्की सी डल थी, बट देयर बिजनेस रिगार्डिंग डेटा सेंटर वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरा कैपिटल गुड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और FY16 की अब तक की फर्स्ट हाफ की जो प्राइवेट कैपेक्स के फिगर्स हैं उसमें सब्सटेंशियल जंप है वर्सेस लास्ट ईयर। आपका टेक क्या है कैपिटल गुड्स यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए, या फिर यहाँ से बाइंग अगर करनी है तो कैपिटल गुड्स कैसे लग रहे हैं कंसिडरिंग द नंबर्स, एग्जीक्यूशन, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, सब कुछ?
तो देखिए वीरू जी, कैपिटल गुड्स स्पेस में हमने 2-3 जो सब सेगमेंट्स है उसमें अभी भी मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ हमने देखी है इन टर्म्स ऑफ द बिज़नेस एंड ऑर्डर फ्लो। एक तो जैसे जो ओवरसीज़ रिलेटेड कैपेक्स है या ओवरसीज़ रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल एल-एन-डी का आपके आपने बात की। अ, वहाँ पे हमने डेफिनिटली स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अभी भी देखा है एंड ओवरसीज़ ऑर्डर फ्लो particularly in areas like Middle East and all that has been very, very strong. तो वो एक जो सब सेगमेंट है या जो ऐसी कंपनीज़ है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट का शेयर ज़्यादा है, आई थिंक दैट उनके लिए मतलब द लैंडस्केप इज़ लुकिंग प्रीटी स्ट्रांग। दूसरी एक सब सेगमेंट है जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज़ है, वहाँ पे भी हमने मतलब ऑर्डर फ्लोज़ क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स टिपिकली रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमने एक सैंक्टिटी देखी और वहाँ पे भी सीन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो कंपेयर्ड टू जो हम इलेक्शन के बाद जो हमने थोड़ा बहुत जो सॉफ्टनेस देखी थी, वो धीरे-धीरे करके वापस आ रही है। जो एक पॉकेट जहाँ पे हम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, स्टेट लिंक्ड कैपेक्स। तो स्टेट लेवल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो शायद रुका हुआ है एंड स्पेशली क्योंकि ज वहाँ पे अभी भी मतलब फिस्कल डेफिसिट्स जो है, स्टेट लेवल फिस्कल डेफिसिट्स जो है, वो काफ़ी एलिवेटेड है। अ तो सेंट्रल पार्क एपेक्स डिफेंस एक मैं कहूँगा इज़ अनदर एंड थर्ड इज़ जो ओवरसीज़ ईपीसी कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, वो वाला जो पार्ट है, दैट इज़ दोज़ आर द स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स। तो आई थिंक पोर्टफोलियो चॉइसेस या स्टॉक चॉइसेस भी उस हिसाब से हम हमारे पोर्टफोलियोज़ में करते हैं। ओके। मीनवाइल निफ्टी बैंक आपको याद भी होगा कि ऑल टाइम हाई पे है। पिछला 59,443 का हाई जो था वो स्विंग हाई काट के ट्रेड करता है ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक। ताया जी, एक हम इसी मंच पे कल डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे हाउस व्यूज ये कह रहे हैं कि नाउ क्रूड इज अगेन प्रिपेयरिंग फॉर अ डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री। अब उनके टारगेट जितने भी हों, लेकिन अगर मोर और लेस डाउन ट्रेंड में रहे ये, तो बहुत सारी बास्केट्स हैं, चाहे वो ओएमसीज हों या फिर पेंट स्टॉक्स हों जो क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करती हैं, उन पर एक व्यू बनाने का आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सेकंड हाफ के लिए, अगर क्रूड में सॉफ्टनेस बरकरार रही तो? नो, सो जैसे आप कह रहे हो कि मतलब अगर क्रूड सॉफ्ट रहता है तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इन्फ्लेशन बास्केट के लिए। हालाँकि इन्फ्लेशन एज़ ऑफ नाउ बहुत ही ज़्यादा अपने काबू में है और कंट्रोल में है एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, लेकिन ऑयल अगर सॉफ्ट रहता है तो बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है इन्फ्लेशन के रूप में भी और इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करेंसी एंड करंट अकाउंट के लिए फेवरेबल हो जाता है। सो आई थिंक एंड नॉट जस्ट फॉर इंडिया, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी इन्फ्लेशन काबू में रह जाता है। आई थिंक इवन फॉर यूएस फॉर दैट मैटर जो फ़ियर है इन्फ्लेशन का ऑन अकाउंट ऑफ टैरिफ्स, वो कुछ हद तक क्रूड के कारण अरेस्ट हो सकता है या उनके कारण क्रूड के कारण ओवरकम हो सकता है। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो मेनी आर स्टिल इट इट कैन बेनिफिट अक्रॉस द बोर्ड, मतलब राइट फ्रॉम द ऑटो सेक्टर टू इंडस्ट्रियल्स टू मेटल्स और कमोडिटीज़ में थोड़ा बहुत मिक्स रहेगा। पर्टिकुलरली कमोडिटीज़ में वी माइट सी कि थोड़ा बहुत डाउनस्ट्रीम के लिए शायद ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कंपेयर्ड टू अपस्ट्रीम व्हेन यू आर लुकिंग एट लेट्स से ऑयल एंड गैस। तो आई थिंक उस तरीके से डिफरेंशिएट होगा और कुछ ऐसी जो कंपनीज़ हैं जहाँ पे ऑयल या गैस इज़ अ वेरी क्रिटिकल इनपुट, वहाँ पे अगर सॉफ्टनिंग होता है तो इवन सम ऑफ दोज़ गैस इंटरमीडिएरीज़ के लिए भी मुझे लगता है फ़ायदा हो सकता है। सो आई थिंक क्रूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ब्रॉड रेंज पे इंडिया को बेनिफिट कर लेता है। ओके। मीनवाइल मार्केट देखिए आप, हल्की सी करेक्शन आती है, इंटरडे में फिर बाइंग आ जाती है और कैपिटल मार्केट इंडेक्स एक बार वापस देखते हैं क्योंकि यहाँ पर शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। और ये ताहिर जी, ये कैपिटल मार्केट थीम ऑब्वियसली एमसीएक्स ने लीड किया है इसको, लेकिन अदरवाइज एक करेक्शन आई थी, बड़ी करेक्शन इस स्पेस में, उसके बाद वापस हमने मैसिव रैली देखी। आपका क्या व्यू है इस स्पेस पर? क्योंकि काफ़ी लोग बुलिश हैं यहाँ पर, आपके पोर्टफोलियो में ओवरवेट स्टैंस है क्या इस पर? तो जैसे मैंने कहा कि कैपिटल मार्केट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ट्रेड रहा है ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स और बहुत अच्छी पोजीशनिंग रही है। अभी भी मैं कहूँगा कि वी आर स्टिल इन द फ्रे और वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे पोर्टफोलियो का, चाहे वो एक्सचेंजेस हो या चाहे फिर वेल्थ मैनेजर्स या इवन एएमसीज़, उन सब की बात करें या डिपॉजिटरीज़, वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमने काफ़ी अच्छी तरह आज भी हम कवर करते हैं या इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। बट जैसे मैंने कहा कि बीएफएसआई के लिए अभी जो इंक्रीमेंटल जहाँ पे री-रेटिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो है लेंडर्स में ज़्यादा आ सकती है। हालाँकि एट द सेम टाइम ये
जो कैपिटल मार्केट प्लेस है वो उनमें वी कैन बी रीजनेबली श्योर के ग्रोथ 20% के करीब या इन सम केसेस इवन 20% से ज्यादा की ग्रोथ हम देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 years। वो शायद पिछले 2-3 साल के ग्रोथ के कंपैरिजन में कुछ हद तक थोड़ी सॉफ्ट दिखे, क्योंकि हमने वी हैव सीन इवन ग्रोथ ऑफ 40-50% इन सम ऑफ दीज, चाहे वो एक्सचेंजेस हो या डिपॉजिटरीज हो। लेकिन इवन नाउ दे कैन इवन ऑन अ हायर बेस, हमें लगता है कि दे कैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 20%। तो जो सिस्टम की ग्रोथ है उससे फिर भी बहुत ज्यादा होगी, तो एक लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस बनी रहेगी। प्लस वी हैव सीन सम टाइम करेक्शन, उसके बाद एक रैली भी आई है एज ऑफ मोर रिसेंटली। बट ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है तो उनकी अट्रैक्शन डेफिनेटली रहेगी, एंड आई थिंक दिस इज ऑलवेज बीन अ बाय ऑन डिप सेक्टर फॉर अस। बट साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि लेंडर्स का भी एक टाइम आ रहा है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम एक इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट कट्स की जो साइकिल कुछ समय से जारी है, बाय एंड लार्ज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इट। एक या दो रेट हाइक्स इसमें हो जाएंगे हमारे हिसाब से, बट उसके बाद देन रेट कट साइकिल विल बी बिहाइंड। तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए या लेंडर्स के लिए मार्जिन्स आने वाले साल में FY27 या उसके बाद डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है, दैट कैन बी अ डिसेंट किकर, जिससे बॉटम लाइन पे पॉजिटिव असर पड़ सकता है। एंड प्लस वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा वहाँ पे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो एक कैचअप रैली डेफिनेटली उस एरिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हमारे मतलब पाँव बने हुए हैं, बोथ ऑन द लेंडिंग साइड एज वेल एज ऑन द नॉन लेंडिंग साइड। ओके, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ईएमएस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि पिछले महीने हमने काफ़ी ब्रूटल करेक्शन देखी इस पूरी स्पेस में, वैल्यूएशन का वजह से अर्निंग्स खराब आई, प्लस L&T का भी डिसीजन कि स्पेस में आएंगे। यहाँ पर अब क्या फॉल के बाद लेने लायक हैं स्टॉक्स या अभी थोड़ा सा अवॉइड ही हैं? आई थिंक जो हमारे पास पोजीशंस है वो कुछ हद तक हमने कम की है, और वहां पे फिर भी एक तो आई थिंक वी आर देयर, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हुए जहां पे वी कैन टेक वंस अगेन स्टार्ट टेकिंग एन अग्रेसिव कॉल। वो एक अच्छी एरिया है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वेयर वी सी अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी है जहां पे या ये सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिटी की बढ़ने की शक्यता है ओवर द नेक्स्ट सम टाइम, और इन्वेस्टमेंट फेज आने की पॉसिबिलिटी है स्पेशली इन न्यू एरियाज। तो आई थिंक उस कारण में मुझे लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा माइंडफुल रहेगा इस बारे में, एंड देयरफॉर some of these companies, for them to go back to their previous multiples will not be very easy। तो आई थिंक वी आर समवेयर इन द मिडिल। मैं कहूंगा कि न्यूट्रल माइंडसेट से हम वहां पे चल रहे हैं। वी आर टेकिंग अ समवॉट at a more medium to long term level a constructive stance, लेकिन more near term I think we are happy where we are, and not exactly trying to push our positions or weightages further। और चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर सब सेक्टोरल ट्रेंड्स पर बात करने के लिए। चलिए आज